सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने बिली जीन किंग कप को जीत लिया है। तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड ने। बिली जीन किंग कप, इसका संबंध किस खेल से है पहले तो ये बताओ। टेनिस से है। ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है और अभी स्विट्जरलैंड की महिला टेनिस टीम ने 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा करके पहली बार ये बिली जीन किंग कप जीत लिया है। ये हुआ कहाँ पे था? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और ग्लासगो स्कॉटलैंड से याद आया, अभी 2021 में पिछले साल कोप 26 का आयोजन यहीं पे हुआ था। वैसे आपको बता दूं इस बार ये इसका 59वां यानी कि 59th नंबर का संस्करण था। और ये जो टूर्नामेंट है ना, इसका जो नाम है ये अमेरिकी पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थे बिली जीन किंग, उनके नाम पे रखा गया था। वैसे अगर आप डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर हमारा देखते होंगे तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहले इसे फेड कप के नाम से जाना जाता था और फिर बाद में इसका नाम बिली जीन किंग के नाम पे रखा गया था। मेरे को याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ये याद रखना। बाकी अभी आपको पता है T20 वर्ल्ड कप 2022 ये इंग्लैंड ने जीत लिया पाकिस्तान को हराकर, और इंग्लैंड में ही 2025 में जो कबड्डी वर्ल्ड कप है वो होंगे। अभी ब्लाइंड फुटबॉल महिला एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन होगा। कहाँ पे? भारत में होगा। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता? तो इसको मुंबई ने जीता है हिमाचल प्रदेश को हरा करके। 2023 में यानी कि अगले साल महिलाओं की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये होगी भारत में। और 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण होगा उत्तर प्रदेश में। और 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है वो मध्य प्रदेश में होगा। और फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो अभी भारत में हुए थे उसको स्पेन ने जीत लिया कोलंबिया को हरा करके। जोहोर कप, इसका संबंध हॉकी से है। ये अभी मलेशिया में हुआ था और इसको भारत ने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और AFC एशियन कप, AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन 2023 में ये कहाँ पे हुए? तो आंसर होगा कतर में। तो ये भी कुछ पॉइंट्स थे, इनको आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 नवंबर को। तो भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सम्मानित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये भारतीय प्रेस की गुणवत्ता की जांच करती है और पत्रकारिता गतिविधियों की जांच करती है। इस बार हम ये 56 नंबर का राष्ट्रीय प्रेस दिवस मना रहे हैं। पहली बार इसे 1966 में मनाया गया था। इसकी स्थापना की बात करोगे तो 4 जुलाई 1967 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। उसके अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई है। अच्छा, लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो आंसर होगा अवीक सरकार। अभी आपको याद होगा इसी साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, उसमें भारत 150वें स्थान पे था और टॉप पे नॉर्वे था। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अच्छा, मुझे ये बताओ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? ये 3 मई को मनाते हैं। और वैसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने थे, उनका नाम क्या है? मोहित जैन है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के रेड इंक अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया था? दानिश सिद्दीकी को। और जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड भी मिला था इनको। और अभी आपने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष बनी है रंजना प्रकाश देसाई। और इनसे आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो परिसीमन आयोग था उसकी अध्यक्ष यही थी। और अभी 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान ये सम्मानित किया जाएगा आरफा खानम शेरवानी को। और पुरुषों के लिए 2021 में ये मिला अजीत अंजुम को। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 8वें स्थान पर है। बात कर रहे हैं यहाँ पे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की, जिसमें भारत आपने कहा 8वें स्थान पर है। अब आप कहोगे इससे पहले जो 2022 का आया होगा, 2021 का या फिर 2020 का रैंकिंग आया होगा, उसमें भारत क्या था? तो 2022 और 2021 वाले में भारत 10 स्थान पे था, मतलब 10वें स्थान पे था। 2020 में भारत 9वें स्थान पे था।
और अगर बात करें कि टॉप पर कौन सा देश है, तो टॉप पर डेनमार्क है और स्वीडन है। और इस इंडेक्स को जारी किसने किया, तो जर्मन पर्यावरण संगठन है जर्मन वॉच, उसके द्वारा इसको जारी किया गया। अच्छा, अब 2022 में कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस सूचकांक थे, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो आप लोग कि नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक का नाम क्या है जिन्हें अभी विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था। देखो, आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें भारत 121वें स्थान पे था। टॉप पे कौन था, फिनलैंड। उसी तरह से अभी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया, उसमें भारत 37 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था। उसी तरह से आपको याद होगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया था, जिसमें भारत आखिरी स्थान पे था 180वें पे, टॉप पे उसमें भी डेनमार्क था। फिर आपने देखा अभी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 आया था, जिसमें भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका की वायुसेना है। अभी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, उसमें भारत 54वें स्थान पे था, टॉप पे जापान रहा। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें, इसमें भारत 136 नंबर पे था और टॉप पे इसमें फिनलैंड था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इनको आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुने गए 10 खिलाड़ियों में से एक नहीं है, तो आंसर होगा साइना नेहवाल। तो अभी 10 खिलाड़ियों को भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो कौन है वो 10 खिलाड़ी? एक MC मैरी कॉम है, जो कि आप जानते हो बॉक्सर है। देखो, यहाँ पे 10 खिलाड़ियों का नाम आप याद रखो न रखो वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको इनके संबंधित खेल जरूर याद रखने हैं कि इनका संबंध किस खेल से है। जैसे कि MC मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है, PV सिंधु शटलर है यानी कि बैडमिंटन प्लेयर है, मीराबाई चानू वेटलिफ्टर है, गगन नारंग शूटर है, और शरद कमल की बात करेंगे तो टेबल टेनिस से इनका संबंध है, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अभी आपको याद होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2022 एक रानी रामपाल है, इनका संबंध भी हॉकी से है। और भवानी देवी जो कि फेंसर हैं यानी कि तलवारबाज हैं, बजरंग लाल रोवर यानी कि नौकायान चलाते हैं, ओम प्रकाश सिंह पूर्व शॉट पुटर है ये, और एक है शिव केशवन। ये वो 10 खिलाड़ी हैं जिन्हें भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अभिनव बिंद्रा हैं जिनका संबंध शूटर से है, और सरदार सिंह जो कि हॉकी के पूर्व कप्तान थे। अभी इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में सदस्य के रूप में शामिल किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करेंगे, स्थापना होती है 1927 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और अध्यक्ष कौन है? एडिले सुम्बरेवाला, और महासचिव हैं राजीव मेहता। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्थापना होती है 23 जून 1894 को, और हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो भारतीय विद्युत ग्रिड की अखंडता, विश्वसनीयता, अर्थव्यवस्था, लचीलापन और टिकाऊ संचालन को सुनिश्चित करने में ग्रिड ऑपरेटरों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाने के लिए इसका नाम बदल दिया गया, और नया नाम क्या है अब? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना होती है सन 2009 में, और इसके नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और CMD हैं SR नरसिम्हन। अच्छा, इसी तरह से आपको याद है अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया, या किसके नाम पे कर दिया गया? तो भगत सिंह के नाम पे कर दिया गया। और राजपथ का नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ है। और अभी इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदल के सुनील गावस्कर के नाम पे कर दिया गया। उसके अलावा आपने पढ़ा था भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चौराहे का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा गया, और उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखा गया, और कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा गया। और वैसे भी काफी सारे नाम बदले गए हैं, लेकिन अभी आप इतना याद रखना, बाकी जो नाम बदले गए हैं उनका एक पर्टिकुलर वीडियो हम बनाएंगे, तो आप उन्हें देखिएगा, आपको बेनिफिट होगा। अभी हम बढ़ते आगे। चलो अब बताओ, 15 से लेके 21 नवंबर तक मनाए गए नवजात देखभाल सप्ताह की थीम क्या है? तो आंसर होगा होम केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन अर्बन एरिया। तो देश में हर साल 15 से लेके 21 नवंबर तक
नवजात देखभाल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य बच्चे के अस्तित्व और विकास के लिए नवजात शिशु की देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वैसे भारत में नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 20 है, मतलब 1000 जन्म लेंगे तो 20 की मृत्यु हो जाएगी। और थीम है होम केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन अर्बन एरिया। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तो वीर बाल दिवस, ये नया डे है, ये हम मनाएंगे अभी 26 दिसंबर को, और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे ये हम मनाते हैं 20 नवंबर को। भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस तो आप जानते ही हो 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये 2 डे आप स्पेशली याद रखिएगा, नए हैं। बढ़ते आगे। तो बताओ, अभी नवंबर 2022 में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विवेक जोशी को। तो अभी केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा सचिव जो है विवेक जोशी, इनको आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में चुना गया है या शामिल किया गया है। और ये जो बोर्ड है ये प्राथमिक रूप से केंद्रीय बैंक के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है। बोर्ड में टोटल 15 सीटें हैं, जिसमें से 5 आधिकारिक निदेशक हैं और 10 गैर सरकारी निदेशक हैं। अभी आपको याद होगा प्रसार भारती के नए सीईओ बने थे गौरव द्विवेदी। उसके अलावा सुब्रकांत पांडा ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। और अभी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष बने हैं किशोर कुमार बसा। और वैसे आरबीआई के हमारे नए गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और आरबीआई की स्थापना पूछे किस समिति की सिफारिश पे होती है? यंग हिल्टन आयोग। आपने कहा इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के हैं, और 25वें ही नंबर के आपके मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं राजीव कुमार, वो भी याद रख सकते हो। देखो, आरबीआई के जो पहले ब्रिटिश गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले इंडियन गवर्नर का नाम था सीडी देशमुख। आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे बिमल जालान, अभी आपको याद होगा इन्होंने एक बुक लिखी है फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस, और इससे पहले इन्होंने इसी साल द इंडिया स्टोरी नाम की बुक भी लिखी थी। अच्छा बताओ, आरबीआई ने बैंकों की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया था? अभी बीपी कानून को। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा फरीदाबाद में। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। अभी इन्होंने फरीदाबाद जो आपको मिलेगा हरियाणा में, इसमें जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसमें उन सभी को शामिल किया जाएगा जो खत्म होने की कगार पर है, चाहे वो पौधे हों या फिर जानवर। मतलब उनका डेटा रिकॉर्ड हम रख लेंगे और भविष्य में जरूरत पड़ी तो उनके जैसा हम फिर से तैयार कर लेंगे। तो इस डिजिटल डेटा को कहाँ पे स्टोर किया जाएगा? ब्रह्म नाम से जो 4 पेटाबाइट सुपर कंप्यूटर है उसमें स्टोर किया जाएगा। अच्छा मुझे आप बताओ, अभी राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। अभी भारत का पहला भूकंप स्मारक जिसे कहते हैं स्मृति वन, इसका उद्घाटन किया था मोदी जी ने। कहाँ पे? गुजरात के भुज में। और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। अभी भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे शुरू हुआ? असम में। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ? ये तेलंगाना में। और देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहाँ पे स्थापित हुआ? लद्दाख में। जबकि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित की गई? उज्जैन में। और भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे खुलेगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में सी विजिल 2022 रक्षा अभ्यास ये कहाँ पे शुरू हुआ? पूर्वी समुद्री तट में। तो सी विजिल एक्सरसाइज ये भी 15 नवंबर को शुरू हुआ, 3 दिनों तक ये चला। ये इसका तीसरा संस्करण था। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय सीमा शुल्क और अन्य समुद्री एजेंसियां मिल करके ये अभ्यास का आयोजन करती है, जो भी किया गया पूर्वी समुद्री तट पे। और वैसे एक्सरसाइज की बात है तो अभी आपको याद है नवंबर में मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन होगा। कहाँ पे होगा? जापान में। मालाबार में कौन कौन से देश आते? जो क्वाड देश है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अभी फ्रांस के साथ हमने गरुड़ नाम का एक्सरसाइज किया है
राजस्थान में। और अभी भारत ने तंजानिया और मोजाम्बिक के साथ मिलकर के पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन किया, जिसे कहते हैं IMT ट्राइलेट। कहाँ पे? तंजानिया में। अभी संप्रीति नाम का एक्सरसाइज इस साल हमने किया था बांग्लादेश के साथ में। कहाँ पे? बांग्लादेश में ही। सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज किया था सिंगापुर के साथ विशाखापत्तनम में। विनबेक्स नाम का एक्सरसाइज किया था वियतनाम के साथ हरियाणा में। और अभी हमने उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज किया था मलेशिया के साथ में, मलेशिया में। और अभी अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास नाम के एक्सरसाइज किया हमने उत्तराखंड के औली में। और अमेरिका के साथ ही वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में खंजर एक्सरसाइज भी किया था। किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ। ओमान के साथ हमने अल नजाह नाम का एक्सरसाइज किया। एक हमने नसीम अल बहर और अल नगाह नाम का एक्सरसाइज भी ओमान के साथ ही किया है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थे, ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा 2023 तक? तो संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चाइना को पीछे छोड़ देगा। 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.668 बिलियन होने की उम्मीद है, जबकि चाइना की जनसंख्या घटकर के 1.317 बिलियन हो जाएगी। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की बात करें, स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था आसियान देशों का 11वां सदस्य ये कौन सा देश बना? तो आंसर होगा तिमोर लेस्टे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, इन सभी की प्रैक्टिस करने के लिए इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। और करंट अफेयर से निकाल करके जो स्टैटिक प्रश्न पूछे जाते हैं उसका क्विज भी आपको मिल जाएगा वहीं पे। और जनरल साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उसका क्विज भी आपको मिलेगा वहीं पे। तो उनको आप ज़रूर लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का। और प्लीज़ सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर एक बार ज़रूर करिएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।